हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो कि साउथ अफ्रीका की है। तो साउथ अफ्रीका एक छोटी सी कंट्री है जिसमें काफ़ी तरह के लोग रहते हैं। ठीक, मतलब वहाँ पे काले लोग भी रहते हैं यार, गोरे भी रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे इंडिया के भी कुछ लोग जा चुके हैं। जैसे इंडिया के लोग जो कि काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, है ना, लेबर की तरह जाते हैं, या फिर कोई अपना बिजनेस ट्रेड्स करने जाते हैं, तो वहाँ पर वाइट लोग भी रहते हैं जो कि वहाँ पर सेटल होने के लिए आए हैं। और साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक है वो तो साउथ अफ्रीका के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की है माया नायडू। वो एक 11 साल की लड़की है, एक साउथ अफ्रीकन गर्ल है, और वो एक टाउन में रहती है जोसनबर्ग के। वो अपनी मम्मा के साथ हेल्प करा रही थी, अपने जो पुराने बक्से वगैरह थे उन सबको ठीक कर रही थी। तो उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। ठीक, तो वहाँ पर एक छोटे से यंग स्कूल बॉय की पिक्चर्स थी जो कि करीबन 15 साल का होगा। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि ये बॉय कौन है। तो उसकी मम्मा ने बताया कि ये हेक्टर पीटरसन है और इसको पुलिस ने शूट कर दिया था, इसको गोली मार दी थी। माया जो है वो शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है क्यों, ऐसा क्यों किया पुलिस ने। तो उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि साउथ अफ्रीका जो था वो पहले एक ऐसी गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो कि अपार्थेड लॉ चलाती थी। अब आप सोचोगे अपार्थेड क्या होता है ना, तो अपार्थेड कुछ नहीं, अपार्थेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई काला है तो उसके साथ हम अलग बिहेव करेंगे, अगर कोई गोरा है तो उसको अलग सुपीरियरिटी दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, लोगों को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो उसको हम अपार्थेड कहते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो जो ब्लैक पीपल हुआ करते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देती थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है ब्लैक पीपल्स के साथ, है ना। तो वहाँ पे अपार्थेड लॉ चलता था। तो जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो डिवाइड हो चुके थे, वाइट पीपल्स में, ब्लैक पीपल्स में, इंडियंस में और कलर्ड रेसेस में, है ना। इंडियन पीपल्स को जनरली ब्राउन कहा जाता है ना, तो ब्राउन पीपल हैं हम लोग। तो ब्राउन पीपल, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट रेसेस थे लोगों के। तो इसके बेसिस पे उन्होंने लोगों को डिवाइड कर रखा था। अब उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रेसेस हैं वो कहते थे कि आप सब अलग अलग हैं, है ना। तो वाइट जो है वो ब्लैक के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा, उनके साथ मिलेगा नहीं। तो ये सारे जो अलग अलग हैं भाई वो अलग अलग ही रहेंगे, उनका मानना ये था। और आप एक दूसरे के आसपास भी नहीं आओगे, यहाँ तक कि आप एक कॉमन फैसिलिटी भी यूज़ नहीं कर सकते। जिस बस और ट्रेन में वाइट लोग जा रहे हैं उस बस और ट्रेन में ब्लैक लोग जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अब माया को अपनी आइज़ पर ईयर्स पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो ये सुन क्या रही है। माया की मदर ने गुस्से में माया की मदर जो थी वो गुस्से में थी जब वो लाइफ के बारे में बता रही थी कि जब अपार्थेड चलता था, मतलब जब इस तरीके से होता था कि जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक से नहीं मिलेंगे, ब्लैक वाइट से नहीं मिलेंगे, जब ऐसा चलता था तो वो बता रही थी कि वो वाली लाइफ कैसी थी और उनकी आंखों में गुस्सा था। तो उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों में हॉस्पिटल्स जो थे वो अलग अलग हुआ करते थे और एम्बुलेंसेस भी। ठीक है, अब जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए बनी हुई है वो हमेशा अच्छे से रहेगी, मतलब उसमें हर हर सामान होगा, हर फैसिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक पीपल की एम्बुलेंस थी वो ऐसी नहीं थी, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। अलग अलग ट्रेन होती थी, अलग बस होती थी, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी अलग होते थे ब्लैक और वाइट पीपल के। और जो नॉन वाइट पीपल थे, मतलब जो लोग वाइट नहीं हुआ करते थे, उनको वोट डालने तक का भी परमिशन नहीं थी, है ना। और फिर उसके बाद जो कंट्री में जो सबसे बढ़िया जगह होती, जो सबसे बढ़िया ज़मीन होती थी वो वाइट लोगों के लिए रिज़र्व रहती थी कि यहाँ पे सिर्फ वाइट लोगों के ही घर बनेंगे। और सबसे बुरी, सबसे घटिया, सबसे वर्स्ट लैंड जो होती थी वो ब्लैक पीपल्स की होती थी। तो इस वजह से ये जो ब्लैक और कलर्ड पीपल्स होते थे ना, मतलब वाइट को छोड़ के जितने भी, अब ये जो हेक्टर पीटरसन थे ना जिनको पुलिस ने शूट कर दिया था, ये कहाँ पे रहते थे, ये सोवेटो में रहते थे। ये एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी, तो ये वहाँ पर रहते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ एक प्रोटेस्ट ज्वाइन करा। अब प्रोटेस्ट किस बात का था, प्रोटेस्ट तो समझते हो ना, आंदोलन। तो प्रोटेस्ट किस बात का था, प्रोटेस्ट ये था कि स्कूल्स को फोर्स किया जा रहा था कि आपको अफ्रीकांस लैंग्वेज ही सिखानी है। अब ये अफ्रीकांस लैंग्वेज कौन सी है,
अफ्रीकान्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि वाइट लोग बोला करते थे। अब उन्होंने कहा भाई हम वाइट लोगों की लैंग्वेज क्यों सीखें, हम तो अपनी खुद की लैंग्वेज सीखेंगे ना। उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनकी लैंग्वेज जूलो थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम तो जूलो सीखेंगे, हम क्यों सीखें वाइट लोगों की लैंग्वेज। तो उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि हमें नहीं सीखनी। तो इस बात में जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो जो साउथ अफ्रीकन की पुलिस थी उन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारा, मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा, और बहुत बेरहमी से मारा और उनको शूट कर दिया। और उनकी एक बुलेट से, उनकी एक गोली से हेक्टर भी जो है वो भी शूट हो गए। और ये बात कब की है, ये 16 जून 1976 की बात है। तो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, कुछ ग्रुप था लोगों का जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थेड, मतलब जो उनके साथ जो कुछ हो रहा था, जो गलत चीज़ें हो रही थी, जो अपार्थेड हो रहा था उसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन कौन कर रहे थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था और उसको नाम दे दिया था, ठीक। और इसका सबसे अच्छे जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला, इसके सबसे अच्छे लीडर। तो उन्होंने अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी काफ़ी सालों तक, और फिर उनकी जीत हो भी गई। और 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेटिक कंट्री तो समझते हो ना, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो। तो जिसमें सारे लोगों को, सारे रेसेस के लोगों को, अब कोई ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी कलर का हो, उन सबको इक्वल माना जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो पार्टिसिपेशन की बात आ गई, है ना। पार्टिसिपेशन क्या होता है, आपने कभी सोचा है हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो क्यों होते हैं इलेक्शन, ज़रूरत क्या है इलेक्शंस की। हर 5 साल के बाद भाई एक बार कोई वोट दे दिया हमने, एक बार कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको बने रहने दो ना, क्यों इलेक्शन कराने, कभी सोचा है। तो देखो इसका आंसर आपको पहले ही पता है कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें लोग बाग डिसीज़न करते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में पीपल्स का डिसीज़न होता है, पीपल डिसाइड करते हैं कि भाई हमें वोट किसको देना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, कौन डिसाइड कर रहा है, पीपल डिसाइड कर रहा है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट दैम, ठीक है। अब वो जब वोट देते हैं इलेक्शंस में तो वो लीडर्स को चुनते हैं उन अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे कि जिसको हमने वोट दिया है वो हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करे, जो प्रॉब्लम है हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक। तो ये होता है वोट देने का मतलब। और इस वजह से क्या होता है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम वोट देते हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीज़न लेते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जब हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वो उस इंसान को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमने किसी को वोट दिया है तो जिसको हमने वोट दिया उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, क्योंकि उसको वोट भी तो हमने दिया है। अब इसके बाद देखो कि ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। सारी गवर्नमेंट जो होती है वो एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट करी जाती हैं, एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए। इंडिया में ये टाइम कितना है, 5 ईयर्स, ठीक है। हर गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर के लिए ही इलेक्ट करी जाएगी और वो सिर्फ 5 साल तक ही पावर में रहेगी। अगर उनको दोबारा से पावर में आना है तो उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, और अगर दोबारा लोगों ने उन्हें वोट दिया तो वो पावर में आएंगे। तो ये एक मोमेंट होता है जब लोगों को अपनी पावर का अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई हमारी भी कुछ पावर है, हम जिसे चाहेंगे जिसको पावर दे देंगे और जिसे चाहेंगे पावर से हटा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है और इसी वजह से रेगुलर इलेक्शन होता है। अब मान लो आपने किसी को वोट दिया, उसने आपका काम ठीक से किया नहीं, आपको होने लगी प्रॉब्लम्स, तो आप तो यही सोचोगे ना भाई अगली बार इसको वोट नहीं देंगे, अगली बार इसको नहीं लाएंगे क्योंकि इसने तो हमारे मुद्दों पे काम किया ही नहीं, ठीक है। इसलिए होते हैं रेगुलर इलेक्शंस। अब देखो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अब लोग बाग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर। बिना इलेक्शंस के, बिना वोट के कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शंस जो होते हैं वो एक बार होते हैं 5 साल में, लेकिन वोटिंग के अलावा भी दूसरे तरीके हैं जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट में। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, अगर उन्हें गवर्नमेंट का काम अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ़ करेंगे, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, मतलब उनकी बुराई भी करेंगे। आपने देखा होगा जगह जगह पे लोगों के अलग अलग थॉट्स रहते हैं। तो अगस्त 2005 में क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट थी और उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पैसे बढ़ा दिए। लोगों को आ गया गुस्सा, उन्होंने अपना डिसअप्रूवल दिखा दिया, भैया हम एग्री नहीं है, पैसे तुम मत बढ़ाओ, हम नहीं देंगे। तो उन्होंने रैली निकाली,
और जो है एक सिग्नेचर कैंप भी जो है ऑर्गेनाइज़ करा। तो गवर्नमेंट जो थी उसने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भैया ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है, इसका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, लेकिन लोग बाग नहीं माने। फिर क्या हुआ, लास्ट में गवर्नमेंट को अपना ये डिसीज़न, अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। जो पैसे उसने बढ़ाए थे उसने उसको फिर से कम कर दिया कि नहीं बढ़ेंगे पैसे, क्योंकि लोग बाग नहीं मान रहे। तो इस वजह से लोगों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग बाग एग्री नहीं होंगे। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें लोग बाग अपने व्यूज़ दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो किस चीज़ को लेकर खुश हैं, किस चीज़ को लेकर खुश नहीं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी ये सारा कुछ समझना पड़ता है और फिर इसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं ये दिखाने के लिए, अगर उनको कोई चीज़, कोई फ़ैसला गवर्नमेंट का पसंद नहीं है, वो क्या करेंगे, धरना देंगे, रैली निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, सिग्नेचर कैंपिंग करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी, ठीक है। तो जो चीज़ें अनफेयर होती हैं या अनजस्ट होती हैं, मतलब किसी के साथ जस्टिस नहीं हुआ है ना, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, अगर किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा तो लोग बाग उसके खिलाफ रैली निकालते हैं कि इसको जो है ना इसको सज़ा दो आप, है ना। तो इस तरीके से होता है, हम देखते हैं टीवी वगैरह में और पेपर्स में पढ़ते हैं। तो अगर कोई कहीं गवर्नमेंट कहीं कुछ गलत करती, किसी के साथ कुछ अनजस्ट करती है, तो वहाँ पे भी लोग बाग बोलते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट इशू को डिस्कस करने में। टीवी से ही तो पता लगता है भाई क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ पे लोग बाग खुश हैं, कहाँ पे खुश नहीं है, गवर्नमेंट क्या नए डिसीज़न ले रही है, कौन से पुराने डिसीज़न बदल रही है। तो ये सारी चीज़ें टीवी, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से पता लगती हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टिसिपेट करना अलाउ है, लेकिन ये भी सच बात है कि सारे ही लोग जो हैं वो अलाउ नहीं है। मतलब अलाउ तो है लेकिन वो कर नहीं पाते। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मेंबर्स होते हैं, मतलब आदिवासी वगैरह होते हैं, है ना, कुछ ट्राइब्स वगैरह होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। अब तो गांव में काफ़ी फैसिलिटी है, लेकिन पहले गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो गांव के लोगों को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन सब चीज़ों में, है ना। तो क्या होता था कि लोग बाग एक तरीके से और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कुछ सोशल मूवमेंट्स करते हैं। जैसे जितने भी मतलब मेंबर्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जैसे कि छोटी कम्युनिटी के, दलित हैं, आदिवासी हैं, और कभी कभी जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वुमेंस भी हैं। तो वो क्या करती हैं कि अगर उनको कोई पसंद नहीं आया कोई चीज़, तो वो क्या करेंगी, रैली निकालेंगी, स्ट्राइक करेंगी। तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारी कंट्री में क्या होता है कि लोग बाग इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना। जब तक लोग बाग इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब तक डेमोक्रेसी कैसे आएगी। तो भाई डेमोक्रेसी में तो लोग बाग इन्वॉल्व रहते हैं ना हमेशा। तो जब हम एक रैली देखें, अगली बार अगर आप कोई रैली निकलती हुई देखो अपनी गली के पास से, अपनी सिटी में, टाउन में, विलेज में, तो वहाँ पे रुको और पूछो कि ये रैली किस चीज़ की है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये रैली निकाल क्यों रहे हैं, किस बात के आंदोलन कर रहे हैं ये। तो आपको एक अंदाज़ा होगा, आपके समझ में आएगी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। गवर्नमेंट अच्छी चीज़ कर रही है, बुरी चीज़ कर रही है, क्या कर रही है, ये आपका भी तो समझना ज़रूरी है। अब देखो, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, देश में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं होते। तो जो झगड़े होते हैं, अब झगड़ों को कैसे रिजॉल्व करो, कैसे उनको सुलझाना है, और अगर नहीं सुलझाएंगे तो क्या होगा, ज़रूरत क्या है। तो माया की स्टोरी में आपने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा ही हुआ था ना, जो हेड पीटर थे, वो क्या कर रहे थे, झगड़ा ही तो हुआ था। तो जो उस झगड़े की वजह से क्या हुआ, उनको शूट कर दिया। तो झगड़ों की वजह से आपने देखा कि किस तरीके से वॉयलेंस होता है और डेथ भी हो जाती है, क्योंकि एक ग्रुप जो होता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि भैया हम तो दूसरे वाले ग्रुप के ऊपर पूरा पूरा फोर्स जमाएंगे, पूरी पूरी उसको हम परेशान करेंगे, और फोर्स की हेल्प से हम उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे, इतने ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब लोग होते हैं डिफरेंट कल्चर के, रिलीजियन के, रीजियंस मतलब जगहों के, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मतलब कोई रिच है, कोई पुअर है, इस तरीके से। तो जब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो वही कोई समझता है कि ये हमारे कल्चर को नहीं मान रहा, हम इसके कल्चर को नहीं मान रहे, ये हमारे रिलीजन को नहीं मान रहा, हम इसके रिलीजन को नहीं मान रहे, है ना। तो इस वजह से क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो और लोग बाग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते।
तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा फ़ील करते हैं भाई कि हमारे लिए तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमको तो ये जो है परेशान कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो पीपल कभी कभी क्या करते हैं, वॉयलेंट का यूज़ करते हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं पूरी पूरी अपनी डिफरेंस को सेटल करने के लिए। और इससे क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है, इससे सिर्फ बर्बादी होती है। इससे लोगों के बीच में डर आता है, टेंशन आती है उन लोगों के बीच में जो कि कुछ नहीं कर रहे, बेचारे घर में ही छुपे हुए है ना। तो गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई अगर कोई देश में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे पे, तो गवर्नमेंट उसको शांत कराएगी। तो देखो कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते कैसे हैं सोसाइटी में और गवर्नमेंट उनको कैसे रिजॉल्व करती है। एक तो भाई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, कि किसी धर्म के दूसरे धर्म से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भैया कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन चल रहा है, एक रिलीजन कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है और दूसरे रिलीजन के लोगों को सेलिब्रेशन से हो रही है प्रॉब्लम। दूसरे वाले कहेंगे कि तुम यहाँ पे सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो, और वो कहेंगे कि भैया आज तो हमारा फेस्टिवल है, हम तो सेलिब्रेशन करेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, तो गवर्नमेंट पुलिस को लगाएगी, है ना। देखा होगा आपने कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कोई अगर लगता है गवर्नमेंट को कि लड़ाई झगड़ों का हो सकता है, तो क्या होता है वहाँ पे पुलिस लग जाती है पहले से ही बहुत सारी, अलर्ट कर दिया जाता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि हमारी कंट्री में कोई सी भी बात पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब एक तरीका ये है कि भैया जो रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स भी एक लड़ाई झगड़े का ही कारण है, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। अब एक इसका एग्जाम्पल ले लो कि जो कावेरी है, कावेरी का वाटर किस तरीके से डिस्प्यूट होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो जो वाटर है वो कृष्णराज सागर डैम में स्टोर करा जाता है कर्नाटक में, और वो लोग उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में उसका पानी जाता है, और जो बेंगलुरु सिटी के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी जाता है। और जो वाटर मेटर डैम में स्टोर किया जाता है तमिलनाडु में, वो क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि डेल्टा रीजन में होती है ना। तो इस वजह से एक लड़ाई झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों डैम जो हैं वो सेम रिवर पर हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम डैम है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु वाली डैम तभी भर सकती है जब हम कर्नाटक वाली डैम से पानी रिलीज़ करेंगे। तो दोनों स्टेट जो हैं वो लड़ते रहते हैं, उनको इनफ वाटर नहीं मिल पाता अपने अपने लोगों के लिए। तो इस पे भाई गवर्नमेंट काम करेगी। भैया जब स्टेट ही लड़ रहे हैं तो कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी को आधा आधा बांट दिया, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और भाई दोनों स्टेट्स का काम बन गया। अब इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी से क्या समझते हो, बराबरी, और जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। तो एक क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें इक्वलिटी भी होनी चाहिए और उसमें जस्टिस भी होना चाहिए। जहाँ पे इक्वलिटी होगी वहाँ पे जस्टिस भी होगा, और जहाँ पे जस्टिस होगा वहाँ पे इक्वलिटी भी होगी। अब इसके बाद देखो कि पहले क्या होता था, आपने सुना होगा कि जो छोटी कास्ट के लोग होते थे उनको छूने नहीं देते थे, अछूत मानते थे, है ना। उनको छूने नहीं देते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, ट्रांसपोर्ट में मतलब बस ट्रेन में उनको नहीं छोड़ने देते थे, है ना। उनको मंदिरों में नहीं जाने देते, टेम्पल्स में नहीं जाने देते थे। और तो इस वजह से क्या हुआ कि वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो एक हमारे डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने क्या करा कि इस प्रॉब्लम के ऊपर उनको ये प्रॉब्लम रियलाइज़ हुई, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारा कुछ किया। उन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की, जैसे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब देखो, पहले जो छोटी कास्ट के लोग होते थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको टच नहीं करने देते थे, मतलब जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे वो उनसे टच नहीं होते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, और यहाँ तक कि उनको जो रिलीजियस प्लेस होते हैं जैसे टेम्पल्स वगैरह, वहाँ पर भी उनको नहीं जाने देते थे। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करा, और उन्होंने उनके लिए जस्टिस की मांग करी, और जस्टिस मिला भी। और हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि ये सारी चीज़ें अब बैंड होंगी, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं और उनको भी इक्वलिटी दी जाएगी, उनको भी इक्वली ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है कि कौन सी सोसाइटी में कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसको अच्छे से सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट उसके लिए लॉ भी बनाती है। तो देखो हमारी सोसाइटी में कभी कभी क्या होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उनको कम केयर और कम वैल्यू दी जाती है बॉय चाइल्ड से, ठीक है। हालांकि ऐसा अब
सब जगह नहीं होता लेकिन कुछ जगह होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ पॉलिसी बनाई कि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाए, उनको भी उतनी ही केयर और उतनी ही वैल्यू मिले। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे उसमें गर्ल की फ़ीस कम कर दी। अब गर्ल्स की फ़ीस भी कम करी और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी सारी जो है योजनाएं भी बनाई हैं गर्ल्स के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, तो सब जानते हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गर्ल्स के लिए करी। तो कोई भी सेक्शन अगर वीक होता है सोसाइटी में तो गवर्नमेंट उसके लिए काम ज़रूर करती है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। और हाँ, अगर आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो मुझे बता देना, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी बना देंगे इसके। ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय।